मजा आता है डर्टी पॉलिटिक्स में। अच्छी खासी पॉलिटिक्स करो तो उसमें मजा कहाँ है। कोई पिटे कोई मरे, दो चार लोगों की जिंदगी खराब हो तब तो कुछ मजा भी है। मैं तुम्हारी मौत हूँ, मौत। नहीं नहीं, वो बोलते हैं ना, मैं तुम्हारी बैठेगा। यार गेट लगा के नहीं आए तुम लोग यार। अरे और आए ना आए, तुम लोग गेट लगा के आना सीधा। दौड़ के जा, जल्दी आ, फौरन जाओ, तुरंत आओ। गुड मॉर्निंग खुशबू, लवप्रीत, ओजस, वंशिका, वनिष्ठा। एसईओ की समिट में, हाँ। हाँ वो तो पहले ही कर दिया था ना, अभी कहाँ किया है? अभी कहाँ है? वो तो लास्ट मंथ ही की बात है। 2000 जून की बात है वो। S-400 तो हमारे पास है ही, उसकी डिलीवरी तो है नहीं। कलाश निको 56 तो हम बनाने वाले हैं, अब यूपी में शुरू हो रही हैं। हाँ, सर वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, अब वॉइस आ जाएगी। बोर्नियो एलिफेंट हैज बीन क्लासिफाइड बाय IUCN एज। कैसे क्लासिफाई किया गया इसे? वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि अब वो जो है ओपन एरियाज में कहीं नहीं मिलेंगे, जंगलों में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में कहीं नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ जू में पाए जाएंगे बस, या फिर बोटेनिकल प्रोटेक्शन में, जहां भी उनको प्रोटेक्शन, जूलॉजिकल प्रोटेक्शन जहां भी उनको मिल रही होगी वहीं पाए जाएंगे, अदरवाइज और कहीं नहीं मिलेंगे। उनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट। ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब इनकी स्पीशीज इतनी कम हो चुकी हैं कि 50 से कम बची हुई है। ठीक है, तब उसे कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। वल्नरेबल मतलब उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा, कोई भी चीज या कोई भी स्पीशीज या कोई भी वो ह्यूमंस है या फिर प्लांट लाइफ है या फिर वाइल्ड लाइफ है, अगर वो वल्नरेबल है इसका मतलब उसे आसानी से क्या पहुंचाया जा सकता है? नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसे जो क्लासिफाई किया गया है दैट इज, पहली बार जीवन में काम कर रहे हैं, एंडेंजर्ड। क्या क्लासिफाई किया गया है? एंडेंजर्ड। एलिफेंट जो है एशियन है, जिसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है आपका बोर्नियो और इंडियन, और फिर यहां पर आता है अफ्रीकन। अफ्रीकन एलिफेंट जो है एज कंपेयर टू साइज ज्यादा बड़े होते हैं, ये याद रखना। ठीक है। और इनके ग्रुप को जो गाइड करता है वो एक फीमेल एलिफेंट होती है। मेल एलिफेंट कभी भी ग्रुप लीड नहीं करते, फीमेल एलिफेंट ही। विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है ना विलेज जंगलों में। शेर जो है ना वो कभी शिकार पे नहीं जाता, अगर वो ग्रुप में शेर नहीं होगा बेचता, तुम जाओ, जब इन दी एंड कभी जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगा। वो विमेन एम्पावरमेंट में लीड करती है। ठीक है।
इंडिया और बोर्नियो, ये जो एशियन एलिफेंट है, ये साइज में कैसे होते हैं थोड़े, ठीक है, इनका साइज छोटा होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट जो है इसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, ये लार्ज मेमोथ जिसे अपन कहते हैं वो यही आते हैं, ठीक है। इंडिया का भी जो एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट, ये भी कैसा है, एंडेंजर्ड। इसीलिए हमने क्या स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पाए जाते हैं, असम, देन कर्नाटका, ठीक है। पिग्मी इंडियन स्पीशीज नहीं है, पिग्मी एलिफेंट की एक टाइप है बस, सब टाइप। हाँ, और फिर आईयूसीएन, आईयूसीएन की फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1948 में, फ्रांस में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, जहां एस्टेब्लिशमेंट वही हेडक्वार्टर नहीं, जेनेवा के पास एक जगह है, ग्लैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वहीं इसका क्या बनाया गया है, हेडक्वार्टर। आईयूसीएन का काम क्या है, नेचर कंजर्वेशन करना, ये दोनों को प्रोटेक्ट करती है, प्लांट स्पीशीज एज वेल एज एनिमल स्पीशीज। इसको इनका काम होता है कैटेगराइज करना, काउंट करके कैटेगराइज करना, और साथ ही साथ उन्हें कंजर्वेशन के लिए मेजर लेना। इसके अलावा ये एक रेड बुक और मेंटेन करती है। रेड बुक में मतलब जो प्रॉपर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे चीता, वो एक्सटिंक्ट है। इंडिया में 1952 के बाद चीता नहीं देखा गया था। इस वजह से क्या मंगवाया गया बाहर से, नाइजीरिया से हमने क्या मंगवाया, नाइजीरिया, नमीबिया, नाइजीरिया से क्या मंगवाए, चीताज मंगवाए। कहां के लिए, इंडिया, किस नेशनल पार्क में रखे गए थे, कूनो, पालपुर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना। आप उसकी देखो, क्लाइमेट के लिए यूएनएफ ट्रिपल सी, जब भी इनकी सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, एसी रूम में बैठ के दुबई में, दुबई, ग्लैंड, ठीक है, स्टॉकहोम, इन जगहों पे ये क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ग्लासगो, ऐसी जगहों पे बढ़िया एसी हॉल्स में बैठ करके वाइन लेते हुए, विस्की लेते हुए पार्टी वो चलती है, पार्टीज की मीटिंग्स, ठीक है। और खुद एक प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, कंट्री का हेड जो होता है, वो कम से कम 15 से 20 गाड़ियां यूज कर रहा होता है। एक कंट्री के हेड के लिए 15 से 20 गाड़ियां यूज होती हैं, और लगभग 100 से ज्यादा मेंबर्स मिलते हैं हर बार। इतना पॉल्यूशन खुद क्रिएट करते हैं, पेपर काट करके पेपर पे छाप देते हैं कि सेव द ट्रीज, हाँ, और उसी पे लिख रहे हैं सेव द ट्रीज। पूरा ऑनलाइन जाने का सिस्टम में तुमने मेट्रो के टिकट्स वापस से किस में बना दिए, पेपर्स पे। अच्छा भला वो टोकन होते थे प्लास्टिक के, है ना, नहीं, उसको पेपर में बदल दिया। जब मैं पहली बार दिल्ली आया, पहली बार मेट्रो में गया था, तो वो टोकन ही मिला था मुझे। जब मैं दोबारा आया, तो फिर पेपर शीट्स, मैंने कहा फिर काय के लिए कंजर्वेशन करोगे तुम, प्लांट्स कहां से बचाओगे। हिपोक्रेट इंसान रहा ही हिपोक्रेट है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सपोर्ट। किसने किया है, 2024 में अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया है, 1.5 बिलियन डॉलर का एक फंड अप्रूव किया है क्लीन एनर्जी के लिए। 35 तक के लिए दिया है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या करवाना है हमें, ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ानी है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है,
लिथियम का यूज करेंगे। लिथियम आयन बैटरीज का यूज करना है ना। लिथियम आयन ये है कि वो बैटरीज को सपोर्टेबल ज्यादा है, वो ब्रेक नहीं होता। जैसे अभी जो ओलास वगैरह में बैटरी यूज होती थी, उसमें जिस मेटल का यूज किया जाता था वो इतनी गर्मी में मेल्ट हो रहा था, तो जो उसमें बैटरी में फिर वो यूज होते हैं केमिकल्स, वो मिक्सअप हो जाते थे, जिसकी वजह से उसमें कंबशन हो जाता, आग लग जाती थी। इसलिए लिथियम, और लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल होती है, ये फायदा है उनका। आपको बैटरी बदलनी, जैसे बैटरी की बोलते हैं ना एक लाइफ रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बैटरी खत्म मतलब बैटरी बदलनी पड़ती है, उसका ये फायदा है कि लिथियम आयन बैटरीज में कि इसमें आपको रिचार्जेबल रहेंगी, रीयूज कर सकते हो उन्हें, बदलनी नहीं पड़ेगी बार बार, इसलिए लिथियम आयन। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसे क्या किया है, अप्रूव किया है, ठीक है। अब क्लीन एनर्जी की बात सभी को पता है, क्यों करना है क्लीन एनर्जी। इंडिया ने एजेंडा कब का सेट किया है कार्बन जीरो का, 2030 70 2070 का हमारा क्या है, जीरो कार्बन एमिशन। इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं 2025 का, पहले 2030 का हुआ करता था, अब 2025 26 का कर दिया उसे। इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 पूरे में कर देना है, ठीक है। उसने नए इंजन बनाने पड़ेंगे ना गाड़ियों के, इस वजह से कार्बन जीरो हमें कब तक करना है, 2070 तक। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी बैंक से कितने, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ, या फिर हम कहें फैमिली ऑफ 5 बॉडीज, 5 बॉडीज की ये क्या एक फैमिली है। लास्ट टू लास्ट क्लास में ये बता चुका हूं कौन कौन सी बॉडीज हैं इसके अंदर, कौन कौन सी हैं, हर्ष बताएगा। तुम लोगों के हुए नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं है। देखो वर्ल्ड बैंक बनाई कब गई थी, 1945 में। 1945 में जब वर्ल्ड बैंक का प्रपोजल आया, इन्हें कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स चाइल्ड। क्यों कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स चाइल्ड, क्योंकि ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस की गई अमेरिका के, यूएसए के न्यू हेम्सफेयर स्टेट में, ब्रिटेन वुड शहर में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उसकी वजह से पूरा यूरोप जो है तबाह हो चुका था, ठीक है। पूरे यूरोप को रीडेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए दो बड़ी बॉडीज बनाई गई, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 1945 में ही दोनों बनाई गई, दोनों का हेडक्वार्टर सेम वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा डीसी क्यों बोलते हैं, प्रियंका बताएगी डीसी क्यों बोलते हैं, वॉशिंगटन कैपिटल क्यों बनी, तुम लोगों को छोड़ करके, ये आगे वाले बताएंगे, ये बेसिक सी नॉलेज है बहुत। कैपिटल ऑफ यूएसए क्या है, यूएसए की कैपिटल, रजत, यूएसए की कैपिटल याद नहीं है। तो ये बिल्डिंग है ना 4-5 फ्लोर की आई थिंक। हाँ हाँ, दो बार जाना होगा, 4-4-8। तो पहली बार तुम चले जाना, दूसरी बार मैं ले जाऊंगा। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्हीं के नाम पर उनकी कैपिटल बना दी गई। कितनी बेसिक सी जानकारी है ये, फिफ्थ थर्ड फोर्थ क्लास के जीके की बुक में आते हैं ये क्वेश्चंस। हाँ हमारे में थी, मेरे से तो उम्र कम ही है ना तुम्हारी, आई एम ऑफ 28, मैं 29 का हो जाऊंगा, वो बोलने में अच्छा लगता है 28। तो वो थर्ड फोर्थ क्लास में वो जीके की बुक में क्वेश्चंस आते हैं ये। हाँ कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, टर्की, तो ये सारी याद है। वर्ल्ड की सबसे फेमस कंट्री, सबसे पावरफुल कंट्री की कैपिटल याद नहीं। ये सब ना रैंडम है, जैसे सिडनी होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सबसे पॉपुलेटेड
टोरंटो मैं सोचता था, लेकिन ओटावा स्पेन की। चलो छोड़ो ये सब कैपिटल वैपिटल। सो मैड्रिड। सो 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए गए, लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक की सिर्फ एक ही बॉडी बनाई गई थी, सिर्फ एक, दैट वाज आईबीआरडी। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा हुआ था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सिर्फ ये बॉडी बनाई गई थी 1945 में। इसके बाद एक और बॉडी बनाई गई 1960 में, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये बनाई गई थी 1960 में। जब वर्ल्ड बैंक बनाई, आईबीआरडी बना दी गई, तो आईबीआरडी का काम था केवल यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराना रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आगे चल के जब वर्ल्ड पोलराइज होने लगा, तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये लगने लगा कि हमें अगर अपनी तरफ कंट्रीज को खींचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे 1950s के टाइम पे कई सारी कंट्रीज आजाद होने वाली थी, आजाद हो रही थी धीरे धीरे। अलग अलग कंट्रीज जो छोटी छोटी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी वो आजाद हो रही थी। तो अमेरिका को ये लगा कि अगर हमें अपने ग्रुप में शामिल करना है, कि कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो चुका था, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, तो यूएसए को लगा कि मार्शल प्लान लाते हैं, और मार्शल प्लान के तहत अंडर उसमें क्या करेंगे, हम पैसा प्रोवाइड कराएंगे इन सब कंट्रीज को डेवलप करने के लिए अपने आप को। तो अब एक नई बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका काम था जो डेवलपिंग और पुअर कंट्री हैं, बहुत ज्यादा ही पुअर कंट्री हैं, जैसे भूटान है, ठीक है, जैसे और छोटी कंट्रीज हैं, बोर्नियो वगैरह, ये बहुत गरीब कंट्रीज हुआ करती थी, इन्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये क्या प्रोवाइड कराती है, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराती है, जबकि आईबीआरडी कैसा लोन देती है, इंटरेस्ट के साथ। और ये लोन देगी केवल और केवल पुअर कंट्रीज को। बहुत ज्यादा जो कंट्रीज गरीब हैं, डेवलप्ड भी ना, डेवलप्ड है ना डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, उनको ये क्या देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन। इन दोनों को आईबीआरडी प्लस आईडीए, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि आईबीआरडी के साथ कौन सी ऐसी बॉडी मिलती है वर्ल्ड बैंक फैमिली की, जिसको मिला करके क्या बनती है, वर्ल्ड बैंक। अब ठीक है, तू कल तो बड़ा क्या हो गया था, कल छोटी मोटी घटना होती रहती है बड़े बड़े शहरों में है? ठीक है, बाकी की तीन बॉडीज जो है वो अपन देखेंगे जब अपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर पढ़ेंगे तो। नहीं, इन लोगों ने पढ़ चुके हैं, तुमसे बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ इतनी सीरियस? कैसे याद करूं, जैसे मैंने कर रखे हैं? तो मैं भी तो इंसान हूं। बता फिर, अगली बॉडी बता इसकी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुए अप्रैल के बैच में? अप्रैल का बैच कंप्लीट हो गया है यार, यूरो, उसमें मैंने इकोनॉमी कंप्लीट करा दी। ठीक है, इसके बाद फिर बंदी हमारी, साथ ही साथ आईएमएफ। ठीक है, इनमें एक कॉमन पॉइंट है, ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन जो होगा हमेशा, प्रेसिडेंट है चेयरमैन, वो जो होता है वो हमेशा एक अमेरिकन सिटीजन होगा। जबकि आईएमएफ का जो चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, यूरोपियन सिटीजन होता है। इसके अलावा कहीं और से चुने नहीं जाते। साथ ही साथ एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये जो बैंक है इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, 1966 में इसे बना दिया गया था, 1967 से इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए। और इसका प्रेसिडेंट जो होगा वो हमेशा एक जैपनीज होता है।
ठीक है, मसात्सुगु ओसाकावा, आसाकावा, ये इसके अभी क्या है, करंट प्रेसिडेंट है, जो एक जैपनीज है, और हमेशा ही जैपनीज ही बनता है। किसका? मसात्सुगु आसाका। आसाकावा, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी? अजय बांगा, ठीक है। आईएमएफ के क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज, इसे हम कहते हैं ब्रिक्स बैंक। 2014 में से बनाया गया फोर्टलेसा समिट के बाद, और इसमें जो है इनिशियली 5 मेंबर्स थे, अब मेंबर्स बढ़ा दिए गए, इजिप्ट को भी इसमें शामिल कर लिया गया, बांग्लादेश को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। नहीं, मनीला फिलीपींस, सॉरी, मनीला फिलीपींस, एडीबी। इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। With whom has the Indian Olympic Association partnered for the Olympic Games 2024? 2024 किसके साथ पार्टनरशिप की अभी रिसेंटली? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हर बार जब भी ओलंपिक्स गेम होते हैं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो किसी ना किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है, जिससे उनको और ज्यादा ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हेडक्वार्टर जो है इसका कहां है? न्यू दिल्ली। और बात करें हम ओलंपिक्स की, कब शुरू हुए थे? ओलंपिक सबसे पहले जो है 7th सेंचुरी बीसी में चले थे, 8th सेंचुरी बीसी, ग्रीस में, ठीक है। इसके बाद आगे चल के वहां पर जब रोम एम्पायर कोलैप्स करता है तो ये गेम्स बंद कर दिए गए। आगे चल के 1894 में 1894 ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई। कहां बनाई जाएगी ये? इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? सिंगापुर में। तो उसको सोच ले, तो जाना है ना शूटिंग में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पेरिस फ्रांस में बनाई गई 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है? कुछ नहीं आया तो एक नाम हमेशा याद रखना होता है हेडक्वार्टर। बस वही नहीं है इस बार। लोसेन, स्विट्जरलैंड। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हर ज्यादातर बड़े बड़े हेडक्वार्टर सब स्विट्जरलैंड में? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो फुल्ली डेवलप्ड तो बहुत सारी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ, यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत स्टॉक, स्वीडन चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, नीदरलैंड है। ऐसा क्यों है? सर वो पॉपुलेशन इज किसी से लेस। बातचीत में इन्वॉल्व हो रहा है। क्या है? वो बोल के शांत हो गए तो एकदम से। पॉपुलेशन इज सो लेस ऑफ स्विट्जरलैंड। तो बेटा नीदरलैंड्स की भी तो कम है। स्विट्जरलैंड जो है कभी किस में रहता है? हमेशा न्यूट्रल मोड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में को किसी से, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तब भी स्विट्जरलैंड शांत खड़ा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, दुनिया लड़ाई। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तब भी स्विट्जरलैंड शांत खड़ा रहा है, हमें अभी भी कोई मतलब नहीं है। तुम लड़ो, लड़ लड़ के मर जाओ। हमारा काम सिर्फ दो चीजों से चलता है, एक टूरिज्म और स्विस बैंक, है ना। हालांकि और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन वहां कोई मेटल नहीं मिला अभी तक, तो वहां कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। पॉल्यूशन फ्री।
ठीक है। ओलंपिक कमेटी बनाई गई 1896 में। पहली बार क्या कराए गए ओलंपिक्स? एक्चुअल में पेरिस में होने थे, लेकिन फिर डिसाइड किया गया कि नहीं, जहां ओलंपिक्स पहली बार खेले गए थे मतलब ग्रीस एथेंस में, वहीं क्या किए जाएंगे, इस बार भी शुरुआत होगी। तो पहला ओलंपिक्स कहां किया गया? 1896 ग्रीस एथेंस में। ठीक है। इसके बाद अभी रिसेंटली ओलंपिक्स 2020 टोक्यो जापान में हुए, 2024 में कहां होने वाले हैं? पेरिस में। 2028 में कहां होने वाले हैं? लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है। 2028 तक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इंडिया की मेडल टैली कितनी होती है ओलंपिक्स में? इंडिया का पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आया ओलंपिक्स में? टेन मीटर एयर पिस्टल राइफल थी, अभिनव बिंद्रा। डिक स्कॉफ has recently become the president of which country? वो तो पीछे से आंसर आया इसलिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं है, आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956। इसलिए मैं बोल रहा था ये नाम आएगा, तो मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा इसमें स्कूल में क्या बोलते हो, वो भी इंग्लैंड मतलब नीदरलैंड में। इसका जीना आराम कर देते होंगे, फिर तभी प्रेसिडेंट चुना गया। मैंने कहा मैं बदला लूंगा अब सबसे। इसके बाद with which country India has recently started the joint military exercise nomadic elephant? With which country has India recently started joint military exercise nomadic elephant? किसके साथ की है? थाईलैंड ही है। थाईलैंड है, बस वही गलत जवाब है। ये जो सब एक्सरसाइज की गई है किसके संग की गई है? मंगोलिया के साथ। ठीक है, मंगोलिया के साथ की गई है। कहां पर? मेघालय में। इट इज द 16th एडिशन। शुरुआत हुई थी कब? 2004 से इसकी शुरुआत की गई। मंगोलिया के साथ हम क्या करते हैं? अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की क्यों जाती है? ताकि कोऑपरेशन बढ़े डिफेंस फोर्सेस में। उनकी अलग एक्सरसाइज है, नाम अलग अलग देते हैं। ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट इज विद मंगोलिया। इसके बाद वेयर इज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 हेल्ड? कहां हुई है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कहां की गई है? होगा क्या? न्यू दिल्ली तो हो नहीं सकता। क्यों? हाँ प्रियंका बताओ। मैं सोच रहा हूँ फ्रेंच सीख ली जाए अब। फ्रेंच, अरे यूएनओ की एफिलिएटेड लैंग्वेज है ना वो। अभी मौका मिला जाने का तो यूएनओ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। सो इसका आंसर है अस्ताना, कजाकिस्तान। कहां हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान। एससीओ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1996 में, शंघाई 5 के नाम से। ठीक है, शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। हुआ ये था 1991 में
जब यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है तो कई सारी कंट्रीज, लगभग 11-15 कंट्रीज इससे इमर्ज होती हैं, ठीक है। और उन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम आई, रिलीजियस और एथनिक टेंशंस वहां इवॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। उन कंडीशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है, इन सब में ये कंडीशंस जो है ज्यादा इमर्ज हुई, टेंशंस बढ़ी। टेंशंस क्यों बढ़ी थी? क्योंकि सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, और रिलीजियस बैकग्राउंड सबका अलग अलग हुआ करता था, कोई क्रिश्चियन है कहीं तो कहीं मुस्लिम्स हैं, ठीक है। इस वजह से हुआ ये कि इनमें टेंशंस बढ़ी, तो चाइना ने इनिशिएटिव लेके हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इस जितने भी मैटर्स होंगे इनके, किसके, एथनिक और रिलीजियस टेंशन जो भी होंगी, उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। सो 1996 में शंघाई 5 नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। फाइनली 2001 में 15 जून 2001 SCO was established, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और इसमें रशिया और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को बाद में शामिल किया गया, किर्गिस्तान, इन 4 कंट्रीज के साथ चाइना और रशिया शामिल हुए। फिर आगे चल के 2009 के आसपास उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। 2017 में इंडिया को प्रपोज किया किसने? अमेरिका, यूएसए, रशिया ने, कि इंडिया को भी मेंबर बनाया जाए। तो चाइना ने बोला ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुम भी हमारे बेटे को सपोर्ट करो। तो पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए। अभी रिसेंटली 10वां मेंबर चुना गया है, दैट इज बांग्लादेश से भी आगे बढ़ जाओ, बेलारूस, ठीक है। तो इसको चुना गया है 10th मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का मेन काम क्या है? फंक्शन, मेंटेन पीस इन सेंट्रल एशियन रीजन, यहां पीस बनाए रखें, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म से लड़ें, क्योंकि यहां पर ज्यादा है। अब लड़ कौन रहा है बताओ? 2 इस बड़े स्पॉन्सर, एक जो बनाता है, दूसरा उन्हें फंडिंग प्रोवाइड कराता है। सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना जो कि मुसलमान उगायोर मुस्लिम, क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, उगायोर मुस्लिम तो चाइना वैसे ही परेशान है, चाइना उन्हें परसिक्यूट करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ के मॉस्क वगैरह है उनको तोड़ रहा है, और जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं उनको रेस्टोरेंट में एज अ टाइल्स लगा रहा है। तो भाई चाइना में तो ये सब शुरुआत से चला आया, उनने धर्म को बोल दिया, तुम जैसे अपने यहाँ सिख हैं, ठीक है, सब अपने अपने रिलीजियस वो दिखाते हैं सिंबल्स, वहां नहीं दिखा सकते। चाइना बोले कोई मतलब ही नहीं है, तुमसे बोल दिया गया सिंपल रहना है, मतलब सिंपल रहना है। रिलीजियस रिलीजन तुम बाहर पब्लिक प्लेसेस पे शो ही नहीं कर सकते वहां, तो ये सबसे बढ़िया चीज है। अगर रिलीजन अगर पब्लिक प्लेस पे शो हो रहा है तो आपके लिए गलत ही होगा उस देश के लिए। जैसे फ्रांस में हुआ, फ्रांस की हालत खराब कर दी, ठीक है, इंग्लैंड में देख लो, ठीक है, इन सभी जगहों पे प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो रही है। किस पे? तो लिख तो देते हैं, क्या पता है? पहले तो लिख के चलते थे ना, जाट बॉयज, है ना। मैंने लिखवा दिया था एक बार, पापा ने बहुत मारा मुझे, तो मेरी गाड़ी पे कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए, बाकी तुम लिखवा दिया था कुछ। तो नहीं, मैंने लिखवा दिया, तो पापा ने बहुत मारा मुझे, तो बहुत मारा था, 2-3 चाटे वाटे दिए उन्होंने।
फिर वो मिटवाया मैंने। ठीक है, तो एससीओ याद रखना बनाया कब गया है, इंडिया और पाकिस्तान इसके दोनों इसके मेंबर्स हैं, और कब शामिल हुए वो 2017 में। ठीक है, अभी रिसेंटली समिट हुई है 2024 में। समिट में ये लोग डिस्कस करते हैं कि हमें अभी भी देखो टेररिज्म से कैसे लड़ना है, पीस कैसे बनाए रखना है, साथ ही साथ अपने बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है। जितना ज्यादा प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होती है, इकोनॉमी की वजह से। जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन सेंट्रल एशियन रीजन के बीच में बना रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सेंट्रल एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इकोनॉमी में। उसका मेन कारण क्या है, सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अब। ट्रेड रूट्स नहीं, मेन है वहां की नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो जितना ज्यादा नेचुरल गैस है, अब तो नेचुरल गैस पे ज्यादा शिफ्ट करना है, पीएनजी सीएनजी इन सब का यूज ज्यादा करना है, इस वजह से सेंट्रल एशियन रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाइना हर जगह इन्वेस्ट करेगा, उनके पास देखो जब पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो ये करना पड़ता है। जैसे जापान जो है उसके पास पैसा बहुत है, भर भर के पैसा है, दुनिया की 7 सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक वो कंट्री है। उसके पास खुद के पास अब कुछ बचा नहीं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, इसलिए वो दूसरों को लोन बांट देता है, तुम ले जाओ। तो वो तो उसके पहले भी हुआ था, जब 9/11 का अटैक हुआ था उसके एक दिन पहले भी डाटा रिलीज होने वाला था। $2.3 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका का उस साल का बजट ही $1.8 ट्रिलियन था। वो पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहां इंसान की जान की कीमत नहीं रहती है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट थी, जो उनका बजट भी नहीं था। तो जब वो गायब हुआ है तो उन्होंने ऐसी मतलब थ्योरी है, अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है उस पर नहीं जा सकते, तो उन्होंने यही बोल दिया कि इसको उड़ा दो, उस जगह को ही खत्म कर दो, उस जगह को ऐसे उड़ाया नहीं जा सकता। तो 9/11 ये दिखा देंगे, हमारे पास एक बंदा मिल जाएगा, ठीक है, और पूरा। और तुम देखोगे कि वो जो प्लेन्स टकराए हैं वो उस डिपार्टमेंट जहां वो डिपार्टमेंट बैठा था अकाउंट मैनेज करने वाला, उसी फ्लोर पे टकराए हैं। और 2-3 हजार लोगों की जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्लान ही वही था ना कि इसी फ्लोर पे टकराना है। अब ये प्लान नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी, लेकिन कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 1 मिसाइल, विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइल इज इट? किस टाइप की मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, बोथ ए एंड बी? किस तरीके की मिसाइल है ये? चलो मैं बता देता हूं आपको, ये इंडियन एयरफोर्स को दी गई है। कौन सी हो जाएगी फिर? एयर टू सरफेस, सुखोई में लगाने के लिए दी गई है। हाँ मैंने लगा दिया, मेरा सुखोई है भाई। तो सुखोई में एज ये जो मिसाइल है इंडिजीनियसली बिल्ट है, याद रखना। बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाई गई थी? पहले 1958 में नेहरू जी ने बनवाई थी डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। आगे चल के 1960s के समय पर इसको आगे चल के मर्ज कर दिया गया, और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और अदर जो टेक्निकल बॉडीज थी जो डिफेंस के लिए क्या तैयार करती थी, इक्विपमेंट्स, वेपन्स, ये सारी चीजें तैयार करती थी, मिसाइल्स वगैरह बनाना, उन सबको मर्ज करके 1960s के टाइम पे क्या बना दी गई? DRDO। फाइनली इसका ऑपरेशन जो शुरू हुए वो कब से शुरू हुए? 1970s से। ठीक है, 1970 से प्रोमिनेंटली DRDO के नाम से ही ये जाने लगी। मेन काम क्या है? इंडियन डिफेंस को क्या प्रोवाइड कराना? इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स। तब से इंडिया में DRDO सारी काम संभालती है, रिसर्च का पूरा काम संभालती है और हथियार बनाने का। ठीक है, नहीं R&D नहीं करती, बनाती भी है। ठीक है, और इसके अलावा क्या इंडिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेटली काम करती हैं?
हथियार बनाने के लिए, डिफेंस के लिए नहीं, अभी तक नहीं है। इसलिए हमारा डिफेंस इतना पीछे है। रिसेंटली 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई के रूल्स चेंज किए, और एफडीआई रूल्स चेंज करते हुए क्या कहा कि 74% तक की एफडीआई डिफेंस सेक्टर में लाई जा सकती है। कितने परसेंट एफडीआई परमिशन दी है? 74%। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेसॉल्ट, ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंच, डेसॉल्ट इज फ्रेंच, ठीक है, और लॉकहीड मार्टिन जो F-16 F सीरीज बनाती है, F-22 राफ्टर, F-23 राफ्टर, ये सारे भी जिसने बनाए हैं वो कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन। तो इन सब से बोला गया है कि अब आप अगर इंडिया में आना चाहते हो तो 74% आप कंपनी का एक्वायर कर सकते हो। रिसेंटली 100% का भी अप्रूवल आ चुका है, मतलब कोई भी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में इंडिया में काम करना चाहती है वो क्या कर सकती है? 100% कंपनी के शेयर्स अपने पास रख सकती है। ऐसे थोड़ा हो जाता है, सारी चीजें ऐसी थोड़ा होती हैं। ऐसे तो F-22 राफ्टर का वो बना लिया उनने, चाइना ने ब्लूप्रिंट ले गए अमेरिका से निकाल के, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने F-22 राफ्टर से अच्छा जेट अपने लिए तैयार कर लिया। Who has been elected as new president of European Council? किसको चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा, पोर्चुगल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, इनको ही चुना गया है यूरोपियन काउंसिल का नया प्रेसिडेंट। यूरोपियन काउंसिल 1950s की एक बॉडी है, मेन जो बॉडी है दैट इज यूरोपियन यूनियन, 27 मेंबर्स, पहले 28 हुआ करते थे, ब्रिटेन इससे बाहर हुआ, दैट इज ब्रेक्सिट, अब 27 मेंबर्स हैं। 1993 में एक ट्रीटी की गई थी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, उसके तहत क्या बनाया गया? पूरे यूरोपियन के जितने भी यूरोप के जितने भी कंट्रीज थी उनने सबने ये डिसाइड किया कि हम अपने यहाँ क्या करेंगे, पूरा ये जो बनाया जा रहा है सिस्टम, ये इकोनॉमी के लिए बनाया है, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। और इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेड फ्री एग्रीमेंट्स। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के चलते उन्होंने क्या बना दिया? एक पूरा यूरोपियन यूनियन बना दिया, सिंगल करेंसी का यूज करेंगे, और यूरोपियन यूनियन की खुद की क्या है? पार्लियामेंट। ये भी इनका सबसे बड़ा पॉइंट है। मेन काम क्या था? एक्चुअल में यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वो बहुत छोटी हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एशिया की कंट्रीज के और यूरोपियन कंट्रीज में जो है डिफरेंस यही कि हमारी पॉपुलेशन कम है, कंट्रीज बहुत छोटी हैं, तो वो बार्गेनिंग पावर उनकी उतनी नहीं थी। इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक सिंगल बॉडी बनाते हैं जो बार्गेनिंग करने में मदद करेगी और साथ ही साथ पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने में और ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। इसलिए यूरोपियन यूनियन बनाई गई। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इससे पहले जो चेयरमैन है वो कौन थे? चार्ल्स मिचेल, ठीक है, चार्ल्स मिचेल इससे पहले के प्रेसिडेंट हैं। अब जो प्रेसिडेंट चुने गए वो कौन है? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन यूनियन बनाई कब गई थी? 1993 में। ट्रीटी कौन सी है? तो वो है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है। 1920s में एक कॉन्सेप्ट आया था यूरोपियन कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो दिया था जॉन मेनार्ड केनीज। नाम सुना है? कहाँ? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जिसने दिया था, जॉन मेनार्ड केनीज, उन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, इंडिया के डिवीजन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जॉन मेनार्ड केनीज ने, पता है? इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन है उसमें भी बहुत बड़ा रोल किसने प्ले किया? जॉन मेनार्ड केनीज। इसके बाद विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई सांख्यिकी पोर्टल फॉर ईज ऑफ डाटा एक्सेस? Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Trade, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Corporate Affairs. डीसी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्या हुआ है? इतनी तेज हंसी आ गई?
डीसी की फुल फॉर्म दिलीप छावरिया मत कर देना। डायरेक्ट करंट, अबे मैं वॉशिंगटन डीसी में पूछ रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जल्दी बता दो, डीसी की फुल फॉर्म। लोगों ने बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। क्या मतलब क्या पढ़ाई करते थे स्कूल में? स्कूल हाँ? सभी तुम तो यार पढ़ने लिखने वाले लग रहे हो शक्ल से, तुम हमसे ये उम्मीद नहीं है। नहीं, मेरे घर वाले तो मेरी शक्ल देख के कहते थे ये नहीं पढ़ता होगा। मेरी कंप्लेंट बहुत आती थी ना स्कूल से। हाँ, मेरे मौसा जी कभी नहीं कहते थे कि ये पढ़ता होगा, लेकिन हर साल जब भी रिजल्ट आता था तो मेरे 80+% होते थे, बड़े खुश हो जाते थे। उन्हें थोड़ा दुख भी होता था। हाँ हाँ, उनको इतनी उम्मीद नहीं होती थी ना, उनको लगता था ये बेयरली पास होगा। जिस हिसाब से इसकी कंप्लेंट्स आती हैं, क्लास से बाहर रहना, हमेशा क्लास में मस्ती करना, कोई किसी भी टीचर को पढ़ाने नहीं देना। हाँ बोल बोल बोल। नेट पे क्या देख लिया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया में नहीं है। आगे चल के इंडिया, अमेरिका ने कोलंबिया को एक्वायर किया था। दो अलग अलग, एक कोलंबिया एक कोलंबिया है। यहाँ का पाब्लो एस्कोबार था, दैट वाज कोलंबिया। पैसा उसके जितना होना चाहिए। एक बार की बात है, पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है सभी ने? कौन था पाब्लो एस्कोबार? पाब्लो एस्कोबार ग्रिविरिया, पूरा नाम। पाब्लो एस्कोबार जो है ड्रग कार्टेल का हेड हुआ करता था, ठीक है? तो उसकी बेटी को एक बार सर्दी लगी, और इन जंगल, ठीक है, उसकी बेटी को सर्दी लगी, तो वहां पर उस जंगल में क्या था, लकड़ियां गीली हो रखी थी। तो उसने डॉलर्स उठाए, जितना उसके पास पैसा, पूरी रात उसने गड्डियां जलाई, बंडल्स, इतना पैसा होता था उसके पास। पैसे बैंक में तो रख नहीं सकते थे क्योंकि ब्लैक मनी होता था, तो जहां भी उसकी लैंड होती थी वहीं खोद के पैसा गड़वा दिया जाता था। जब वो मरा तो ये पता नहीं चला कहाँ पैसा है। तो जहां भी लोग खोदते हैं आज भी उसके एरिया के आसपास, पैसा ही निकलता है। तो इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है, मॉस्पी। मॉस्पी का काम क्या है? इंडिया में जितना भी डाटा कलेक्ट होता है ना, वो सब इसी मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में दो प्रोमिनेंट बॉडीज काम करती थी पहले, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इन दोनों का काम होता था डाटा कलेक्शन का, जीडीपी, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारा डाटा कौन कलेक्ट करता था? सीएसओ एंड एनएसएसओ। एनएसएसओ ने लास्ट 2018 में एक डाटा पब्लिश किया अनएम्प्लॉयमेंट का, और बताया कि इंडिया में पिछले 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, तुमने डाटा दिया, तुम्ही को बंद करके एक नई बॉडी बना दी। इन दोनों को मर्ज किया गया और एक नई बॉडी बनाई 2019 में, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और अब जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और पहले होता था अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, ये सब मेजर किया जाता था। अब क्या मेजर किया जाता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्या मेजर किया जाता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कई सारे चेंजेस लाए उन्होंने। रूरल एरियाज में भी जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसको भी काउंट करना, कंसिडर करना शुरू किया, और फीमेल एम्प्लॉयमेंट को भी कंसिडर करना शुरू किया इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। पहले उनको कंसिडर नहीं किया जाता था, ठीक है। 2019 सीपीआई का जो डाटा है वो कौन देता है? एनएसओ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? एनएसओ। Which body has recently formed a panel to revise base year of GDP? कौन करेगा? मॉस्फी ही करेगी।
क्योंकि एनएसओ का ही काम होता है जीडीपी को भी क्या करना, कैलकुलेट करना। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने बोला है कि एक नया पैनल हमने बनाया 26 मेंबर्स का, और उन 26 मेंबर्स की रिकमेंडेशन है कि अब हमें बेस ईयर जो है पहले 2011-12 था, अब उसे चेंज करके कितना कर देना चाहिए 2020, और ये होगा हमारा नया बेस ईयर अगर अप्रूवल मिल जाता है तो। ठीक है, बेस ईयर होता क्यों है जीडीपी का? जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को इन अ पर्टिकुलर ईयर क्या कहा जाता है? उस कंट्री की जीडीपी। और फिजिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? क्या इंडिया के बाहर की चीजें इंक्लूड की जाएंगी इसमें? करी जाती है। इंडियन एम्बेसीज जहां भी काम कर रही हैं उसको भी क्या माना जाता है? इंडियन स्टेट, इंडियन टेरिटरी कहा जाता है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, एम्बेसीज देखी है? एम्बेसीज देख के आना कभी, ठीक है? कभी भी अगर चक्कर लगे तो मौका मिले तो वहां एक बार जाके आना। वो जितना भी एरिया होता है ना, वो जो भी एम्बेसी है उसी की टेरिटरी मानी जाती है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी है तो अमेरिकन एम्बेसी जितने भी एरिया में होगी इसका मतलब वो अमेरिकन टेरिटरी है, वहां जो भी रूल्स चलते हैं वो अमेरिका के चलते हैं, इंडिया के नहीं चलेंगे। ऐसे ही ब्रिटेन में भी मतलब क्रिमिनल लॉज वो चल जाते हैं नॉर्मल कंट्रीज, जो कंट्रीज के, लेकिन मेनली रूल्स किसके फॉलो किए जाते हैं वहां? अमेरिकन। ऐसे ही ब्रिटेन की, ऐसी पाकिस्तान एम्बेसी तो वहां पाकिस्तान का ही टेरिटरी कही जाती है, ठीक है? और पहले जीडीपी में हमेशा याद रखना फिजिकल बाउंड्रीज एंड इंडियन टेरिटरी जहां भी होगी उसी को क्या कहते हैं? हमारी जीडीपी। जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन है तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाती है? 100 रुपए। क्या एनडीपी कुछ नहीं होती बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये होता है बस, जो होता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये तीन चीज होती है। एनडीपी कुछ नहीं होता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। हाँ अभी नहीं हुआ ना अभी तुम्हारे पास, वो टाइम लगेगा अभी तो। अभी तो तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, फिर एनएनएनपी। वो खुश है ना इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा नहीं। कल ऐसा खड़ा हुआ था रोने जैसी शक्ल लेके बाहर। रवि अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच बॉडी? किस बॉडी का चेयरमैन इन्हें चुना गया? याद रखना पड़ेगा ये। किसका चेयरमैन चुना गया इन्हें? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या बनाया गया इन्हें? चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये कैसे टैक्सेस हैं? डायरेक्ट टैक्सेस हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। इसलिए इनके लिए अलग बॉडी है। किसके अंडर में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दोनों बॉडीज किसके अंडर में आती है? सीबीडीटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में 6 डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। हु हैज बिकम द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी कब बनाई गई थी? अच्छा ये याद रखना, इंडियन नेशनल आर्मी नहीं बोला जा रहा है यहाँ, यहाँ बोला जा रहा है इंडियन आर्मी। दो अलग अलग है। इंडियन नेशनल आर्मी was formed in 1943 by कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है? जबकि इंडियन आर्मी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा 1895। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी, जनरल के एम करियप्पा,
ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बाद CS सेट्टी हैज रिसीव्ड द नॉड ऑफ FSBI एज चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तुक्का लगा रही हो, गलत पढ़ा है ना फिर। इसका है SBI। हाँ, बनाई कब गई थी SBI? तुम लोगों की क्लास में हुआ नहीं ना अभी? 1955। पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करती थी, 1921 में बनाई गई थी। ठीक है, 3 बैंक जो अपन ने इनिशियली पढ़ी है इंडिया में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, उन तीनों को 1921 में मर्ज किया गया, जिसे बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया, और नेशनलाइज करने के साथ साथ उसका नाम बदल के क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके बाद से सारी चीजें चेंज। ठीक है, FSBI एक नई बॉडी बनाई गई है। पहले BBB हुआ करता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो। 2023 में इसको खत्म किया गया और एक नई बॉडी बनाई गई, फाइनेंशियल सेक्टर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम है जितने भी बड़ी बैंक्स हैं, मतलब इंडिया में जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका जो टॉप मैनेजमेंट होता है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इन सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? FSBI की रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंटमेंट की जाती है। अगर ये नाम रिकमेंड करती है, उसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। बस, तो आज के करंट अफेयर्स समाप्त।